तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एनिमे हिंदी वर्स में स्वागत है। पिछली बार हमने देखा था, अगर वेव मिशन के दौरान नारुतो को उसकी ही टीम ने छोड़ दिया होता, अध्याय 2। और आज हम लेकर आए हैं उसी कहानी का अध्याय 3। तो चलिए, बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 3, सीमाओं को तोड़ो। वेव कंट्री में अब बनकर तैयार हुए पुल के प्रवेश द्वार पर उत्सव का माहौल था। ताजुना ने गाटो की धमकी टल जाने के बाद लौटे मजदूरों की मदद से और नारुतो द्वारा बनाए गए शैडो क्लोन्स की भारी मदद से काम को कुशलतापूर्वक पूरा कर लिया। नतीजा एक खूबसूरत और मजबूत पुल था जो वेव कंट्री के लोगों की आशाओं और सपनों का प्रतीक था। टीम 7 गाटो के ठिकाने का पता लगाने में कामयाब रही और लोगों को जितना हो सके उतना भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित की। गाटो की नकदी भी लोगों में बांट दी गई ताकि उन्हें आर्थिक संकट से उबरने और अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में मदद मिल सके। अब हम टीम 7 और काकाशी को उस देश के निवासियों का सामना करते हुए पाते हैं जिसे उन्होंने मुक्त कराने में मदद की थी। वे अपना सामान पैक करके कोनोहा वापस जाने के लिए तैयार थे क्योंकि उनका मिशन आखिरकार पूरा हो गया था। मैं काकाशी-सान और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों की मदद के बिना ये सब संभव नहीं होता। वेव कंट्री आपका सदा आभारी रहेगा, ताजुना ने दिल से प्रशंसा की। काकाशी ने बस अजीब तरह से अपने सिर के पीछे खुजली की। मामा ताजुना-सान, हम कोनोहा के शिनोबी हैं। अपने मिशन को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। बस मिशन की संशोधित रैंकिंग के लिए होकागे को उचित राशि भेजना सुनिश्चित करें, काकाशी ने उत्तर दिया। क्या आपको सच में जाना ही है नारुतो नीचान? सिसकते हुए इनारी ने नारुतो की पैंट से लिपटते हुए पूछा। नारुतो ने बस व्यंग्य भरी मुस्कान दी। चलो इनारी, अब तुम बड़े हो गए हो ना? तुमने अपनी माँ और अपने देश की रक्षा की। मुझे पता है कि भविष्य में तुम बहुत अच्छा करोगे। अगर कभी मेरा कोई मिशन यहाँ से गुजरा तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा, नारुतो ने कोमल मुस्कान के साथ जवाब दिया। किसने सोचा था कि इतना नखरेबाज और चिड़चिड़ा छोटा लड़का उससे इस तरह दिल खोलकर बात करेगा? ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई कि वह दूसरों की इस तरह मदद कर सकता है। अंतिम विदाई के बाद टीम 7 आखिरकार कोनोहा के लिए रवाना हो गई। ये रहे, हमें पुल का नाम तय करना है। मैं सोच रहा था, सुपर अमेजिंग ताजुना ब्रिज। आपका क्या ख्याल है? ताजुना ने पूछा, जिस पर आसपास के लोग उसे घूरने लगे और उसकी बेटी शर्म से अपना चेहरा ढक बैठी। महान नारुतो पुल, इसका यही नाम होना चाहिए, इनारी ने कहा, जिस पर लोगों ने खुशी से चिल्लाकर अपनी सहमति जताई। ताजुना खुद इस बात से असहमत नहीं हो सका, इसलिए उसने मुस्कुराकर ही संतोष कर लिया। दृश्य परिवर्तन। काकाशी द्वारा मिशन रिपोर्ट दिए जाने के दौरान टीम 7 होकागे के सामने सावधान मुद्रा में खड़ी थी। वापसी का सफर असामान्य रूप से शांत रहा क्योंकि नारुतो ज्यादातर समय अपने आप में ही खोया रहा। उसके साथियों को उसकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। सकुरा अपने प्यारे सासुके कुन के ख्यालों में डूबी हुई थी, जबकि बदला लेने की चाह रखने वाला नारुतो अपने नवजागृत शेयरिंग को बार बार चालू और बंद करके उसके रोमांच का आनंद ले रहा था। काकाशी उन पर थोड़ी चिंतित नजर रखे हुए था, लेकिन उसने उन्हें अकेला छोड़ देने का फैसला किया। रिपोर्ट तैयार होने के बाद होकागे ने उन्हें जाने दिया लेकिन नारुतो को वहीं रुकने के लिए कहा। नारुतो कुन, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बूढ़े नेता ने कोमल स्वर में पूछा। वह जानते थे कि किसी प्रियजन को खोना कितना दर्दनाक होता है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि नारुतो को एक शत्रु कुनोइची से प्यार हो गया, लेकिन वह अपने गोद लिए पोते के बारे में कोई राय नहीं बनाना चाहते थे। फिर भी वह उसे सांत्वना देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ, जी। शुरुआत में दर्द हुआ, लेकिन मैं खुद को समझाता हूँ कि वह चाहती कि मैं जिंदा रहूं। दर्द अभी भी है, लेकिन इससे मुझे दिन गुजारने में मदद मिलती है, नारुतो ने उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया। सैंडाइम ने बस सहमति में सिर हिलाया। नारुतो कुन, अभी तो बस इतना ही कहना था। अगर कभी बात करनी हो तो मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है, होकागे ने सलाह दी। नारुतो ने धन्यवाद में सिर हिलाया। धन्यवाद जी, मैं कभी इस बारे में सोचूंगा। लेकिन अब मुझे घर जाना है। सफ़र लंबा रहा है और मुझे अपने घर की याद आ रही है, नारुतो ने जवाब दिया। होकागे ने सहानुभूति से मुस्कुराते हुए नारुतो को जाने का इशारा किया। दृश्य परिवर्तन। मुझे आश्चर्य है कि तुमने उस पर गुस्सा नहीं किया और उससे जवाब नहीं मांगा। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे थोड़ा आश्चर्य है कि उसके द्वारा तुमसे छुपाई गई सभी बातों और बोले गए सभी झूठों को जानने के बाद भी तुम उससे उसी तरह बात कर सकते हो। घर पहुंचते ही जैसे ही उसने अपना बैग नीचे रखा, क्यूबी की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी। इससे कुछ हासिल नहीं होगा, सिवाय इसके कि यह पता चल जाएगा कि मुझे किसी तरह गोपनीय जानकारी पता है। मैं चाहे कितनी भी बार उसके सामने सच बोल दूं, वो मुझे सच नहीं बताएगा। ऐसा करने से यह सवाल उठेगा कि मुझे ये जानकारी कैसे मिली। इससे वे आपकी गोपनीयता भंग कर सकते हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता। बेहतर है कि मैं इसे अपने तक ही रखूं।
अगर वे मुझ पर उस जानकारी के लिए भरोसा नहीं कर सकते तो मैं भी उन पर अपनी जानकारी के लिए भरोसा नहीं कर सकता। मैं यथास्थिति बनाए रखूंगा। ऐसा लगता है कि वह मेरे माता पिता और मेरे बारे में जानकारी मुझसे छुपाने पर तुला हुआ है, किसी अजीब तरीके से, जिसे उसने खुद को यकीन दिला दिया है कि यही एकमात्र तरीका है। मुझे ये समझ नहीं आता। कहते हैं कि अच्छे इरादों से ही नरक का रास्ता बनता है, क्यूबी ने व्यंग्यपूर्वक कहा। वाह क्यू-चान, तुम तो बड़ी दार्शनिक हो, है ना? नारुतो ने चिढ़ाते हुए कहा। मन ही मन उसे झुंझलाहट में आह भरते हुए महसूस किया। मुझे लगा था कि अब तुम ज्यादा समझदार हो गए होगे, लेकिन तुम सच में एक असहनीय नखरेबाज बच्चे हो, क्यूबी ने झुंझलाहट में टिप्पणी की, जिससे नारुतो के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान आ गई। तुम जानती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्यू-चान, नारुतो ने कहा। खुद को यही समझाती रहो, बदतमीज बंदरिया, और आखिरी बार, मुझे क्यू-चान कहना बंद करो। उसने शायद 100वीं बार बहस की। उसके डिब्बे को बस उसकी फर के नीचे घुसने की एक अजीब सी आदत थी। खैर, मुझे पालन करने के लिए एक कारगर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की जरूरत है, नारुतो ने सोचा। ओह, मुझे अनदेखा मत करो, उसने विरोध किया। चुप रहो क्यू-चान, मैं यहाँ योजना बना रहा हूँ। तुम्हारी स्त्री संबंधी समस्याओं से हम बाद में निपट लेंगे, नारुतो ने कहा, जिससे क्यूबी इनकार करते हुए अस्पष्ट रूप से बड़बड़ाने लगा। ज़बुज़ा और हाकू-चान के जमा किए हुए भंडार की बदौलत हमारे पास काम करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें अभी भी थोड़ा और विस्तार करना होगा। मैं अपनी चक्र प्रकृति का पता लगाना चाहता हूँ। मेरे पास फूटन और सुइटन निंजुत्सु के बारे में पर्याप्त जानकारी है, इसलिए यदि मेरे पास इनमें से कोई भी प्रकृति है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ज़बुज़ा के पास बहुत सारे केनजुत्सु स्क्रॉल भी थे, साथ ही उसने जो अलग अलग तलवारें छोड़ी हैं उनमें से शायद मुझे कोई ऐसी मिल जाए जो मेरे लिए उपयुक्त हो, या मैं उनमें से कुछ को पिघलाकर एक नई तलवार बनवा सकता हूँ। सौभाग्य से वे चक्र संवाहक धातु हैं, इसलिए यह मेरे लिए एक फायदा है, नारुतो ने सोचा। तुम्हें अपने चक्रा नियंत्रण को भी उचित स्तर तक लाना होगा। वृक्ष पर चलने का अभ्यास करने के बावजूद तुम्हारा नियंत्रण बिल्कुल बेकार है। ज़बुज़ा के ग्रंथों में तुम्हें जल पर चलने का अभ्यास मिला था, और तुम्हारे साथियों के ग्रंथों में कुनाई और सेनबोन को संतुलित करने का अभ्यास भी है, जिससे तुम्हारा स्तर बढ़ सकता है। तुम कठिनाई बढ़ाने के लिए इनमें से कुछ अभ्यासों को मिलाकर भी अभ्यास कर सकते हो, जिससे परिणाम बेहतर होंगे। कहा जाता है कि वृक्ष प्रेमी की पोती का सभी तात्विक राष्ट्रों में सबसे अधिक चक्रा नियंत्रण था। तुम्हें उसके प्रशिक्षण अभ्यासों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, साथ ही एरियोनिन के अभ्यासों के बारे में भी, क्योंकि उनमें आमतौर पर पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता होती है। क्यूबी ने सुझाव दिया। रुको, क्या तुम सेंजू सोनाडे की बात कर रहे हो? महान सन्निनों में से एक। मैं जीजी से पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो या उसका कोई चमचा मेरी ट्रेनिंग में दखल दे। और मुझे शक है कि अस्पताल मुझे उनके ट्रेनिंग के तरीके देखने देगा, नारुतो ने कहा। क्यूबी ने अपना माथा पकड़ लिया। तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? तुम शिनोबी हो या नहीं? बस चुपके से अंदर घुस जाओ और लिख लो। अगर तुम्हारी इस बेवकूफ़ हरकत में कोई एक चीज़ अच्छी थी तो वो थी छुपकर घुसपैठ करना। क्या तुम वही बदमाश नहीं थे जिसने होकागे टावर में घुसकर इस गांव के सबसे कीमती खजानों में से एक निषिद्ध मुहर का स्क्रॉल चुराया था, और किसी को बहुत बाद तक पता भी नहीं चला था? तुम ये भी भूल गए हो कि तुमने इस गांव के प्रमुख कुलों, जिनमें सर्वज्ञानी युगा भी शामिल है, के साथ शरारतें की थीं, और साथ ही एएनबीयू मुख्यालय में घुसपैठ करके शरारतें भी की थीं, जो कि सबसे ऊंचे दर्जे के जोनिन के लिए भी पूरी तरह गुप्त जगह है, और वह भी चमकीले नारंगी रंग के जंपसूट में। तुम ज्यादातर समय सिर्फ उस चेहरे पर निशान वाले आदमी की वजह से पकड़े गए, और वो भी इसलिए क्योंकि वो तुम्हें ढूंढ रहा था, क्योंकि तुमने क्लास बंक की थी। अब तुम लगभग पूरी तरह से आज़ादी से घूम सकते हो, और तुम्हारे पास नकारात्मक भावनाओं को महसूस करने की क्षमता भी है, इसलिए तुम बिना पकड़े गए आसानी से इधर उधर जा सकते हो। यही तरीका उस शिनोबी पुस्तकालय के साथ भी अपनाओ। अगर वे तुम्हें अंदर नहीं जाने देते तो चुपके से अंदर जाओ और जो चाहो ले लो, क्यूबी ने तर्क दिया। नारुतो उसकी प्रशंसा सुनकर मन ही मन मुस्कुराया, अपनी कुछ सबसे बड़ी जीतों की यादों में खोया हुआ। लगता है मैं ये भूल ही गया था। मैं हीरो बनने की कोशिश में इतना मशगूल हो गया था कि अपना पेशा ही भूल गया। उस अकादमी को कुछ करना चाहिए। वो हमारे दिमाग में राजकुमारियों को बचाने जैसी वीर गाथाएं क्यों भर रही है, लेकिन अब जब तुमने ये बात बताई है तो मैं बिना पकड़े आसानी से अंदर बाहर आ जा सकता हूँ। कागे बुनशिन नो जुत्सु यहाँ बहुत काम आएगा। मैं एक आम शरारत से ध्यान भटका सकता हूँ, एएनबीयू को दूर कर सकता हूँ, और मेरे क्लोन चुपके से अंदर जाकर मेरी ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी चीज़ें लिख सकते हैं। वाह, बढ़िया प्लान है। और ज़बुज़ा के खजाने से मिले नए कपड़ों की वजह से जब मैं काले कपड़े पहनूंगा तो और भी आसानी होगी। वाह, ये तो कमाल होने वाला है। वह खतरनाक तरीके से हंसा। लेकिन पहले मुझे अपनी चक्र प्रकृति का पता लगाना होगा ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे क्या चाहिए। क्या तुम्हें वो कागज़ के चौकोर टुकड़े याद हैं जो तुम्हें उनके सामान में मिलते थे? अगर मुझे सही याद है तो इंसान उन्हें चक्र पेपर कहते हैं।
अगर तुम उसमें चक्र प्रवाहित करते हो तो उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर तुम्हें अपना स्वभाव पता चलता है। अगर वो जलता है तो तुम्हारा स्वभाव अग्नि है। अगर वो गीला हो जाता है तो तुम्हारा स्वभाव जल है। अगर वो चूर चूर हो जाता है तो तुम्हारा स्वभाव पृथ्वी है। अगर वो सिकुड़ता है तो तुम्हारा स्वभाव बिजली है। अगर वो फट जाता है तो तुम्हारा स्वभाव वायु है, क्यूबी ने जवाब दिया। लेकिन जवाब में उसे सिर्फ सन्नाटा ही मिला। नारुतो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या ये गलत है कि जब तुमने ये समझाया तो मैंने तुम्हें चश्मा पहने और हाथ में उंगली लिए हुए देखा? अगर तुम इंसान होते तो शायद मैं तुम्हें किसी सेक्सी टीचर के कॉस्ट्यूम में देखता, नारुतो ने कहा, जिससे उसके किराएदार के फर पर शर्म आ गई। तुम्हें ये सब कैसे पता? उसने पूछा। तुम भूल गए कि मुझे इस दयनीय गांव की 2 सबसे शक्तिशाली कुनोइची के शरीर में कैद किया गया था, चाहे मैं उनसे कितनी भी नफरत क्यों न करती हूं। साथ ही वे दोनों होकागे की पत्नियां थीं। मैं ज्ञान का भंडार हूं, मेरे प्रिय मेजबान। वास्तव में मुझे लगता है कि अब तुम्हें मुझे क्यूबी सेंसेई कहकर बुलाना शुरू कर देना चाहिए, उसने घमंड से कहा। हाँ, अच्छा प्रयास किया क्यू-चान, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उसने कहा, जिससे क्यू-चान को झुंझलाहट हुई और उसने अस्क की आवाज निकाली। इसी बीच नारुतो अपने जमा किए हुए खजाने को खंगाल रहा था और आखिरकार उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। आहा, क्यू-चान ने कहा था कि बस इसमें चक्र प्रवाहित करो। चलो देखते हैं क्या होता है, उसने कागज में जितना हो सके उतना कम चक्र प्रवाहित करने से पहले कहा, जिसका मतलब था बहुत सारा चक्र। प्रतिक्रिया तुरंत हुई और कागज बीच से 2 बराबर फट गया और दोनों तरफ पानी से भीग गया। उसने ये भी देखा कि किनारे थोड़े सिकुड़ गए थे। दोनों अपनी इस खोज पर विचार करते हुए पूरी तरह चुप हो गए। लगता है कि तुममें फूटन और सुइटन की बहुत प्रबल आत्मीयता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि तुम्हारे पिता में वायु की प्रबल आत्मीयता थी और उजुमकी वंश अपनी शक्तिशाली जल आत्मीयता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन अंत में जो थोड़ा सा है, उससे लगता है कि तुममें बिजली की भी थोड़ी सी आत्मीयता है। कितनी अजीब बात है, उसने टिप्पणी की। क्या तुम इस बात को नज़रअंदाज करने वाले हो कि मेरा उन तत्वों से गहरा लगाव है जिन पर संयोगवश मेरे पास ढेर सारे जुत्सु स्क्रॉल मौजूद हैं? नारुतो ने भावहीनता से कहा। कभी कभी किस्मत साथ देती है। जब ऐसा होता है तो उस पर टूट पड़ो और उसे बुरी तरह से चोट डालो, क्यूबी ने बेपरवाही से जवाब दिया। नारुतो ने हैरानी से थूक दिया। हालांकि वह ऐसी गंदी भाषा से अनजान नहीं था क्योंकि उसने अपना अधिकांश जीवन कोनोहा के रेड लाइट एरिया में बिताया था। लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी को ऐसी गालियां देते हुए सुनना वाकई चौंकाने वाला था। मैंने वेश्यालय में उन प्यारी नी चांस के साथ काफी समय बिताया है, इसलिए मैं इसका मोटा मोटा मतलब यह निकाल सकता हूं कि जब चीजें आपके पक्ष में हों तो उनका पूरा फायदा उठाओ, है ना? नारुतो ने पूछा। लड़के को इनाम दो, अब शिकायत करना बंद करो। तुम्हें काम करना है। एक योजना बनाओ जिससे हम उस शिनोबी पुस्तकालय से वो सब चीजें लूट सकें जिनकी हमें तुम्हें प्रशिक्षित करने के लिए जरूरत है। अस्पताल जाने से पहले ये काम कर लो क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें वहां वो उन्नत चक्र नियंत्रण अभ्यास मिल जाएं जिनकी हमें तलाश है। अगर नहीं मिले तो तुम अस्पताल को लूट सकते हो। साथ ही तुम्हें बहुत सारे खाली स्क्रॉल और कुछ सील करने वाले स्क्रॉल भी ले आने चाहिए। लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ गायब है। तुम्हारे क्लोन का इस्तेमाल करके हम जरूरत की हर चीज की कॉपी बना लेंगे और फिर वहां से निकलने से पहले उन्हें सील कर देंगे, क्यूबी ने सलाह दी, इससे पहले कि उसे कुछ याद आया। क्या तुमने अभी अभी मुझे इशारों में एक वेश्या से तुलना की? अच्छा विचार है क्यू-चान। इसका मतलब है कि मैं शरारत करने की अपनी योजना को कुछ समय के लिए टाल सकता हूं। खैर, इसे मैं याद रखूंगा, अगर कभी जरूरत पड़े तो काम आ जाएगा। पहले मैं कुछ दिन पुस्तकालय का जायजा ले लूंगा ताकि मुझे उसका सामान्य लेआउट और सुरक्षा व्यवस्था, अगर कोई हो तो, पता चल जाए। नारुतो ने जानबूझकर उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया, जिससे क्यू-चान को बहुत गुस्सा आया। दृश्य परिवर्तन। नारुतो कोनोहा लौटे 3 दिन हो चुके हैं। इस दौरान टीम 7 अपने रोजमर्रा के कामों में जुट गई। सुबह काकाशी सेंसेई का इंतजार करते हुए 3 घंटे बर्बाद करने के बाद वे एक डी रैंक मिशन पर जाते और फिर प्रशिक्षण के साथ अपना सेशन खत्म करते, जिसमें टीमवर्क की प्रैक्टिस शामिल थी। नारुतो अपनी जिंदगी में लगा रहा। हालांकि कुछ छोटे मोटे बदलाव जरूर आए थे। एक तो वह पहले की तरह जोर से बोलने वाला और बातूनी नहीं रहा। उसकी टीम ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे शांति के लिए शुक्रगुजार थे। उसने सकुरा के नाम के आगे चांद लगाना भी बंद कर दिया था और उससे डेट के लिए जिद करना भी छोड़ दिया था। सकुरा ने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि वह सासुके की दुनिया में खोई हुई थी। यही बात सासुके के बारे में भी कही जा सकती है। वह अपने भाई की हत्या करने के ख्यालों में इतना डूबा हुआ था कि अब जब उसने अपना शेयरिंग अनलॉक कर लिया था तो उसे किसी और चीज की परवाह ही नहीं थी। अगर काकाशी ने इस बात पर ध्यान दिया भी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा।
उसकी टीम को यह नहीं पता था कि नारुतो के पास क्लोनों की एक सेना थी जो सबसे एकांत प्रशिक्षण मैदान में लगातार प्रशिक्षण ले रही थी। ये प्रशिक्षण मैदान 41 था, जो कुख्यात मृत्यु वन के ठीक बगल में स्थित था। उसने सुना था कि यह वीरान है, यानी यह अधिकांश लोगों के लिए सुविधाजनक स्थान नहीं था। उसने इस बात का फायदा उठाया और वहां कम से कम 300 क्लोन तैनात कर रखे थे, जिनमें से 100 जल चलने का अभ्यास कर रहे थे, 100 शुनशिन नो जुत्सु का अभ्यास कर रहे थे और शेष 100 कावारिमी नो जुत्सु पर काम कर रहे थे। हालांकि वह किसी भी जुत्सु को आजमाने से पहले अपने नियंत्रण का अभ्यास करना चाहता था, लेकिन शुनशिन के लाभ, जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति से तुरंत निकलने या भागने में सहायक होते थे, इतने महत्वपूर्ण थे कि उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके क्लोन सैनिकों की सेना को जल चलने की तकनीक में महारत हासिल करने में केवल 2 दिन लगे। अब वे बिना एकाग्रता भंग किए घंटों तक, यहाँ तक कि युद्ध की स्थितियों में भी, ये तकनीक कर सकते थे। यह एक छोटा कदम था, लेकिन फिर भी अच्छी प्रगति थी। इससे साबित हो गया कि कागे बुनशिन प्रशिक्षण पद्धति कारगर होगी। उन्होंने फैसला किया कि सेनबोन संतुलन पर काम करने से पहले वे कुनाई संतुलन का अभ्यास करेंगे। शुनशिन थोड़ा मुश्किल था, हालांकि वह इस जुत्सु को कर सकता है, लेकिन यह उसके मनचाहे स्तर तक नहीं पहुंचा है। उसने फैसला किया कि वह अपने क्लोनों को तब तक लगातार इसका अभ्यास करवाएगा जब तक कि यह लगभग सहज और बिना किसी बंधन के न हो जाए, जैसे कावारिमी। हालांकि उसका प्रदर्शन काकाशी जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वह जानता है कि यह उसकी उम्र के अधिकांश लोगों से बेहतर है। वह तब तक इसका अभ्यास जारी रखने की योजना बना रहा है जब तक कि यह उसकी दूसरी प्रकृति न बन जाए। अपनी असाधारण प्रशिक्षण विधि के कारण वह कुछ ही दिनों में इन दोनों जुत्सु में महारत हासिल कर लेगा। शायद एक दिन यही उसकी जान बचाएगा। आज रात वो शिनोबी पुस्तकालय में सेंध लगाकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठा करेगा। वो इस समय अपने अपार्टमेंट की ओर लौट रहा था और कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसने अपने किराएदार को बोलते सुना, मैंने देखा कि तुमने आज फिर से अपनी प्यारी साकुरा चान को डेट पर नहीं बुलाया, उसने चिढ़ाते हुए कहा। हालांकि उसकी बातों में थोड़ी उदासी झलक रही थी, इसलिए वो तुरंत गंभीर हो गई। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो, लेकिन वेव पर जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं अभी किसी रिश्ते में आने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी हाकू चान एक फरिश्ता थी, वह दयालु, खूबसूरत और मददगार थी। उसकी तुलना सकुरा से करना एक तराशे हुए हीरे की तुलना गोबर के ढेर से करने जैसा है, नारुतो ने कहा। क्यूबी को अपने मेजबान के लिए थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वह जानती थी कि उसे न तो उसकी और न ही किसी और की दया चाहिए। हालांकि उसके आखिरी बयान पर वह थोड़ी घबरा गई। मुझे लगता है कि तुलना हीरे और कोयले के बीच थी, न कि मल के बीच, उसने बताया। मुझे पता है, लेकिन ये कोयले का अपमान होगा, उसने जवाब दिया, जिससे वह हंस पड़ी। उस मिशन पर जाने से पहले तुम इस लड़की के प्यार में पूरी तरह डूबे हुए थे। अचानक ऐसा क्या बदल गया? उसने सवाल किया। क्या मैंने सच्चा प्यार अनुभव किया? अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। मेरी सोच थोड़ी साफ है और मैं समझ सकती हूँ कि मैंने साकुरा से लगभग सहज रूप से ध्यान आकर्षित करने के लिए रिश्ता जोड़ा था। वेव मिशन से पहले मुझे पता ही नहीं था कि प्यार कैसा होता है। हाकू चान ने मुझे सिखाया। अकादमी के दौरान मैंने बस आम लोगों की नकल की। अकादमी की सबसे मुखर और लोकप्रिय लड़की होने के नाते मुझे लगता था कि अगर मैं उसे अपने साथ ले आऊंगी तो मुझे न केवल उसके द्वारा बल्कि उसके अनुयायियों द्वारा भी पहचान मिलेगी। इसके अलावा इससे मुझे ध्यान भी मिला, भले ही वह नकारात्मक था, मैंने जो मिल रहा था उसे ले लिया। लेकिन अब मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए उसकी राय का कोई महत्व नहीं है। साथ ही अब जब गुलाबी चश्मा उतर गया है तो मैं समझ सकती हूँ कि वह वास्तव में कितनी बेकार इंसान है। वह न सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर है, बल्कि उसमें कुछ गंभीर असुरक्षाएं भी हैं, और जब उसके प्यारे सासुके कुन ने उसे ठुकरा दिया था तब वह अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए मेरा इस्तेमाल करती थी। मैं उसे कुछ और दिन का समय दूंगा ताकि वह समझ जाए कि अब मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे शायद उसका पहले से ही नाजुक आत्मविश्वास और भी कम हो जाएगा। खैर, ये काकाशी की समस्या है, मेरी नहीं। मैं तो बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, उसने समझाया। उसने बस समझदारी से सिर हिलाया, खुश थी कि अब वह उस गुलाबी बालों वाली लड़की के पीछे नहीं भाग रहा था। दृश्य परिवर्तन। रात का घना कोना था, तभी पुस्तकालय में एक परछाई तेजी से इधर उधर घूमती नजर आए। नारुतो सुरक्षा में आई ढिलाई देखकर सचमुच निराश था। आप सोचेंगे कि एक शिनोबी गांव के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में घुसपैठ करना मुश्किल होना चाहिए, लेकिन एक अजीब तरीके से देखा जाए तो ये बात समझ में आती है। कोनोहा गांव कुल मिलाकर आत्मसंतुष्ट हो गया था। 3 विश्व युद्ध जीतने के बाद शायद उन्हें लगता था कि उनके पुस्तकालय में घुसपैठ करने की कोशिश करना नामुमकिन है। गांव में इस तरह का रवैया आम था, क्योंकि शिनोबी और आम नागरिकों का घमंड और अहंकार नारुतो को देखकर घिन आती थी। शुक्र है, उसके लिए सब ठीक रहा, क्योंकि अब उसे पुस्तकालय के शिनोबी अनुभाग में पूरी पहुंच मिल गई थी।
उसके पास जरूरी काम निपटाने के लिए शायद कुछ ही घंटे थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने 30 परछाई क्लोन बनाए और उन्हें अलग अलग जगहों पर भेज दिया ताकि वो जरूरी चीजें चुनकर कॉपी कर सके। उसकी मुख्य रुचि चक्र नियंत्रण अभ्यासों, फूटन, सुइटन और राइतोन के अभ्यासों और शायद कुछ राइतोन निंजुत्सु में थी। वो एक तेज और अप्रत्याशित ताइजुत्सु शैली भी सीखना चाहता था। गणित, इतिहास, शरीर रचना विज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीति और कोनोहा के कानून भी ऐसी चीजें थीं जिनसे उसे लाभ हो सकता था। सौभाग्य से उन किताबों की कई प्रतियां मौजूद थीं, इसलिए वो उन्हें बिना किसी को पता चले चुरा सकता था। जेनजुत्सु भी वो कम से कम एक बार आजमाना चाहता था। यह उसकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर नहीं था, लेकिन अगर उसे कुछ मिलता तो वो उसे तुरंत सीख लेता। लेकिन सबसे जरूरी था फुइनजुत्सु। अपने कबीले के बारे में सुनने के बाद और क्यू चान को उसका दूसरा रूप वापस पाने में मदद करने के लिए ज्ञान की जरूरत होने के कारण ये वो कला थी जिसे वो सबसे पहले सीखना चाहता था। तो वो और उसके क्लोन काम पर लग गए। उसे ठीक से पता नहीं था कि उन्होंने क्या चुना, लेकिन उसे भरोसा था कि उन्होंने कुछ उपयोगी चीज ही चुनी होगी। आखिर वे उसी की नकल थे। उसे अपना लक्ष्य पूरा करने में लगभग 5 घंटे लग गए। उस समय सूरज निकलता हुआ दिखाई दिया और उसे खुशी हुई कि उसने अपना काम पूरा कर लिया। उसने सावधानीपूर्वक पांडुलिपियों को वापस रखा, फिर अपनी सभी प्रतियों को सील करके चुपके से पुस्तकालय से निकलकर अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया। उफ, ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था। नहीं, बल्कि ये तो बहुत ही दयनीय था। आप सोचेंगे कि सबसे शक्तिशाली शिनोबी गांव अपने जुत्सु की बेहतर सुरक्षा करेगा। खैर, मुझे अच्छा खासा संग्रह मिल गया है, इसलिए मैं शिकायत नहीं कर सकता। और अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा वापस जा सकता हूँ, उसने कहा। मैं सहमत हूँ। वैसे मुझे ये बहुत मजेदार लगा। हाँ, तुम जैसे हिप्पी कमीनों को यही मिलना चाहिए। मुझे कैद करने का यही नतीजा है, उसने शेखी बघारी। नारुतो ने बस मजे में अपना सिर हिलाया। वो क्यू चान से कभी नहीं ऊबता था। वो हमेशा कुछ न कुछ मजेदार कहती थी। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या संसाधन हैं। आम नागरिकों पर काम करना आसान है। मैं हर विषय के लिए प्रतिदिन कुछ क्लोन बनाऊंगा। इसे पूरा करने में 1 महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, उन्होंने कहा। शरीर रचना और नियमों पर विशेष ध्यान दें। ये आपके शिनोबी करियर में अन्य विषयों की तुलना में अधिक सहायक हो सकते हैं। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा करें, बस इन पर विशेष ध्यान दें, क्यू चान ने सुझाव दिया। शायद तुम सही कह रहे हो। वो नागरिक परिषद के बेवकूफ लोग शायद हम पर कोई न कोई जुर्माना लगाने का बहाना ढूंढेंगे। बेहतर होगा कि मैं ठीक से पढ़ लूं। चक्र नियंत्रण, पानी पर फिसलना, मैंने अभी तक इसे आजमाया नहीं है। सुनने में तो मजेदार लगता है। मुझे इनमें से ज्यादातर के बारे में जानकारी है। हर उंगली के सिरे पर कुनाई और सेनबोन को संतुलित करना। उफ, दर्दनाक लगता है। परछाई के क्लोन के लिए भगवान का शुक्रिया। चक्र का इस्तेमाल करके हर हाथ पर अलग अलग रंग के पाउडर को अलग करना और व्यवस्थित करना। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर मैं ठान लूं तो मैं कर सकता हूं, नारुतो ने खुशी से कहा। अब जब उसे सुराग मिल गया है तो वह आगे बढ़ सकता है। ओह, ये हैं मौलिक शक्तियों के प्रशिक्षण के तरीके। हवा के लिए आपको अपने चक्र का उपयोग करके एक पत्ते को 2 हिस्सों में काटना होगा। फिर आपको एक झरने को 2 हिस्सों में बांटना होगा। ये सब कौन सोचता है? पानी के लिए तो काफी आसान लगता है। अपने चक्र का उपयोग करके साधारण कागज को पानी से भिगोना। अलग अलग आकार के भंवर बनाना। हे, ज्यादा बुरा नहीं लगता। बिजली के लिए मुझे बिजली की प्रकृति वाले चक्र से एक बल्ब जलाना होगा। वाह, ये तो महंगा पड़ेगा। खैर छोड़ो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें चुरा लूंगा, उसने ये कहा, जिससे उसके किराएदार के माथे पर पसीना आ गया। अरे, इन्होंने फूटन जुत्सु की नकल क्यों की? मुझे तो इनमें से कुछ पहले से ही आते हैं। ये क्या है? निर्वात नियंत्रण, कितना दिलचस्प है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो जो कुछ पढ़ा था उसी में खोया हुआ था। ये हवा को नियंत्रित करने की एक दिलचस्प शाखा थी। उसे पता था कि उसे इस स्तर तक पहुंचना ही होगा। ओह, उन्हें सच में एक जैनजुत्सु मिल ही गया। लगता है इसमें बहुत चक्रा की जरूरत होती है, पर यह तो मेरे बस की बात है। एक बार जब मेरा इस पर नियंत्रण आ जाएगा तो मैं इसका अभ्यास शुरू कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं इसे इस्तेमाल करूँ तो ये मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। खासकर तब जब सब कहते थे कि मुझ में जैनजुत्सु का कोई हुनर नहीं है। वो मुस्कुराया। उसे हमेशा से जैनजुत्सु बहुत अच्छे लगते थे, पर वो कभी उन्हें कर नहीं पाया था। अब कम से कम एक तो उसे मिल ही जाएगा। मैं तुम्हें अपनी एक मायावी तकनीक भी सिखाऊंगी। हालांकि मैं केवल चक्रों का एक समूह हूँ, असली लोमड़ी नहीं, फिर भी मुझमें लोमड़ियों के गुण हैं। लोमड़ियाँ स्वभाव से ही चालाक होती हैं, इसलिए मायावी करतब मेरे लिए एकदम उपयुक्त हैं। मेरे चक्रों का उपयोग करके तुम मेरे सबसे पसंदीदा मायावी करतबों में से एक की नींव रख सकते हो, उसने सुझाव दिया। वाह, धन्यवाद क्यू चान, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है।
मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि मैं तुम्हारा चक्र इस्तेमाल कर सकता हूँ। इससे बहुत सारे सवाल उठेंगे। जब तक वे मुझे इसका इस्तेमाल करना सिखाने का फैसला नहीं करते तब तक ठीक है, और फिर मुझे बहाना मिल जाएगा, नारुतो ने कहा। मैंने इस बात पर पहले ही विचार कर लिया है। आपके अपने अंधकार में पक्ष को स्वीकार करने और मेरे द्वारा आपको प्रभावित न करने के कारण हमारे बीच कुछ हद तक आंशिक सामंजस्य है। यह मुहर अभी भी पूर्ण सामंजस्य को रोकती है, लेकिन यदि आप मेरे चक्र का आह्वान करें तो यह अधिकांश लोगों की अपेक्षा से कहीं अधिक शुद्ध होगा। इसका आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा कि एक सामान्य चक्र आवरण का होता। ये लाल भी नहीं होगा और दुर्भावना का आभास भी नहीं देगा जब तक कि आप ऐसा न चाहें। इसलिए आप इसके उपयोग को आसानी से छुपा सकते हैं, उसने उसे बताया। बहुत बढ़िया, इससे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन अभी मैं तुम्हारे चक्र पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मैं पहले अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता हूँ। शायद 1-2 साल में हम जान पाएंगे कि हम कितना तालमेल बिठा सकते हैं। फिलहाल ये सबसे बुरी स्थिति में काम आने वाला एक तुरुप का पत्ता होगा, उसने सुझाव दिया। उसने बस सहमति में सिर हिलाया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। ताइजुत्सु में थोड़ी दिक्कत होगी। हालांकि वजन और प्रतिरोध मुद्राओं का इस्तेमाल करने से मेरा शरीर पूरी तरह से चुस्त हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे शरीर का सही इस्तेमाल करने के लिए सही शैली नहीं मिली तो सब बेकार हो जाएगा। गोकेन देखने में अच्छा लगता है, लेकिन मेरी पसंद के हिसाब से थोड़ा सख्त है। मुझे कुछ और अप्रत्याशित चाहिए, उसने निराशा में सिर खुजाते हुए कहा। क्यों न आप अपनी खुद की अनूठी शैली बनाएं? अगर आप अपने शरीर को अच्छी तरह से जानते हैं तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आप किसी दूसरी शैली को आधार बनाकर फिर उसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्यूबी ने सुझाव दिया। मैं तुम्हें अभी चूमना चाहता हूँ, क्यू-चान। तुम तो जीनियस हो, उसने यह बात कही जिससे उसका किराएदार बेहद शर्मिंदा हो गया। चुप रहो, ऐसी शर्मनाक बातें कहना बंद करो, कमीने, वह शर्म से लाल होते हुए चिल्लाई। फूफू, कभी कभी तुम बहुत प्यारी लगती हो क्यू-चान। खैर, यहाँ कुछ बहुत ही उपयोगी गैर तत्वीय निंजुत्सु मौजूद हैं। शूरिकेन कागे बुनशिन नो जुत्सु और बुनशिन दाइबाकुहा वाकई बहुत बढ़िया पूरक जुत्सु हैं। मुझे लगता है कि मैं इन्हें जल्दी सीख लूंगी क्योंकि मैं कागे बुनशिन नो जुत्सु से परिचित हूँ, और मुझे लगता है कि ये दोनों जुत्सु उसी पर आधारित हैं। पता नहीं क्यों, मेरे क्लोन्स ने कुचियों से नो जुत्सु के हैंड सील्स भी लिख लिए हैं। मेरा किसी भी समन के साथ कोई अनुबंध नहीं है, इसलिए ये थोड़ा बेकार है। दरअसल, मुझे लगता है कि मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। बस हाथ के इशारे सीख लीजिए और मैं आपको थोड़ी देर बाद इसका कारण बता दूंगा, क्यूबी ने रहस्यमय ढंग से कहा। ठीक है, मैं फुइनजुत्सु के प्रशिक्षण में काफ़ी आगे बढ़ना चाहता हूँ। सौभाग्य से हमारे पास अभ्यास करने के लिए काफ़ी किताबें हैं। मैं अगले कुछ महीनों में कम से कम मध्यवर्ती स्तर या उससे ऊपर पहुँचना चाहता हूँ। केंजुत्सु की बात करें तो मुझे इस गांव में एक ऐसा लोहार ढूंढना है जो पक्षपात न करे और मेरे लिए एक तलवार बना दे। मेरे दिमाग में उसका एक बुनियादी डिज़ाइन भी है, लेकिन वो बात की बात है, मैं पहले काटा तलवारों की एक पंक्ति का अभ्यास करना चाहता हूँ, उसने कहा। ये सब ठीक है, लेकिन हमें पहले एक कहीं अधिक गंभीर मुद्दे पर ध्यान देना होगा, क्यूबी ने एक दुर्लभ गंभीर स्वर में कहा। अपने मित्र के लहजे को सुनकर नारुतो के चेहरे पर भी गंभीरता आ गई। यह क्या है? उसने पूछा। मैं तुम्हें अब और वो भद्दा जंपसूट पहनने की इजाज़त नहीं दूंगी, उसने ये कहते हुए उसे मुंह के बल गिरा दिया। ये क्या बकवास है क्यू-चान? मुझे लगा था कि तुम्हें किसी गंभीर मुद्दे पर बात करनी है, उसने विरोध जताया। ये तो गंभीर बात है। एक महिला होने के नाते और स्टाइल की गहरी समझ रखने वाली होने के नाते तुम्हारा जंपसूट इस दुनिया की हर अच्छी चीज़ का अपमान है। मैं अपने कंटेनर को अब और ऐसे भद्दे कपड़े पहनने नहीं दूंगी। तुमने उस ठिकाने से काफ़ी कपड़े ढूंढे हैं, मुझे यकीन है कि हम कुछ अच्छा बना सकते हैं, उसने कहा। नारुतो ने अपने बिस्तर पर पड़े जंपसूट को देखा और उसके माथे पर पसीना आ गया। शायद क्यू-चान की बात सही है, उसने सोचा। उसने ज़बूज़ा के ठिकाने से उठाए हुए कपड़ों को खोला। काफ़ी सारे कपड़े थे और उसने महसूस किया कि उनमें से कुछ तो उसके नाप के भी नहीं थे। शायद उसने ये कपड़े किसी को मारकर चुराए होंगे। उसने कुछ कपड़े चुने और अपने किराएदार से राय पूछी। क्यू-चान, तुम क्या सोचती हो? उसने पूछा। बुरा नहीं है, इसमें चलने फिरने की काफ़ी आज़ादी है और ज़रूरत पड़ने पर यह आसपास के माहौल में घुल मिल भी जाता है। वैसे मुझे लगता है कि पारंपरिक कपड़े तुम पर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अगर तुम एक तरफ का हिस्सा खुला छोड़ दो तो यह और भी स्टाइलिश लगेगा। कमर पर एक सुंदर कमरबंद बांध लो तो लुक पूरा हो जाएगा। नीचे बने बर्फ के टुकड़े भी तुम्हारे साथी को एक अच्छी श्रद्धांजलि हैं। अच्छी बात यह है कि इस पोशाक के कुछ जोड़े हैं, लेकिन फुइनजुत्सु में अच्छी तरह से महारत हासिल करने से पहले इसे पहनना शुरू मत करना। तुम इसमें टिकाऊपन, स्व-मरम्मत और स्व-सफाई की सील लगवा सकते हो ताकि इसे कभी कोई स्थायी नुकसान न हो, उसने सलाह दी।
शुक्रिया क्यू-चान, अब इसे पहनने के लिए मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपको लगता है कि मुझे अपने बाल थोड़े बढ़ा लेने चाहिए? उसने पूछा। मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। शायद कंधे तक की लंबाई। अगर आपके बाल थोड़े बिखरे हुए हैं तो ये पोशाक के साथ बहुत अच्छा लगेगा, उसने उससे कहा। वाह, खैर, मुझे अपनी टीम से मिलने से पहले कुछ घंटे सो लेना चाहिए। मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए कुछ 100 क्लोन भेजूंगा। उसके बाद तो सीधे शिखर पर पहुंचना है, उसने जम्हाई लेते हुए कहा और फिर धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ा और जल्दी ही सो गया। क्यूबी ने झुंझलाहट से अपना सिर हिलाया और खुद भी सपनों की दुनिया में खो गई, स्वादिष्ट खरगोशों का पीछा करने और उन्हें पकड़ने के सपने देखने लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन ऑन करना मत भूलिए और मेरे बाकी वीडियो भी जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।